27,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा खर्च किया था बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। पूरे इलेक्शन का लगभग आधा खर्चा बीजेपी के जेब से आया था। वो इलेक्शन 2019 वाला जो दुनिया के इतिहास में सबसे महंगा इलेक्शन था। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से एक सीट पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता है, पर बीजेपी ने 62 करोड़ रुपए पर सीट खर्चा किया था, क्योंकि स्पेंडिंग लिमिट कैंडिडेट पर होता है, पार्टी पर कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होता। देखो भाई, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा आजाद है, ना टैक्स भरना पड़ता है, ना अपने पैसों का हिसाब पब्लिक को बताना पड़ता है। अब आप पूछोगे, पर ये पैसा इनके पास आ कहां से रहा है? कहीं जॉर्ज सोरोस, चाइनीज प्रेसिडेंट जी या फिर आईएसआई फंडिंग तो नहीं कर रही है कहीं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का? या हो सकता है कोई अमीर पूंजीपति भर भर के पैसा दे रही हो पॉलिटिकल पार्टी को और फिर पार्टी को जीत के बाद अपने पॉकेट पे रख रही हो? सवाल सही है और सवाल का जवाब है अननोन। कितना मिला ये नोन है, कौन दे रहा है वो अननोन है और अननोन ही रहेगा। 2021-2022 के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज की जो 2/3 2/3 जो अर्निंग थी वो अननोन सोर्सेस से थी, और अननोन सोर्स में सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपके खाते में 2 रुपए अननोन सोर्सेस से अगर आ जाए तो ईडी का रेड पड़ जाए। यहां 2/3 हजारों करोड़ों रुपए के 2/3 अननोन सोर्सेस से आ रहे हैं, और जनता की हैसियत नहीं है कि पूछ ले कहीं पॉलिटिकल पार्टी से कि भाई तुम्हारा शुगर डैडी है कौन और बदले में तुम सर्विसेज क्या दे रहे हो शुगर डैडी को। 2017 में लाई गई एक चीज ने इस अननोन सोर्सेस को कांट बी नोन से यू डोंट हैव द राइट टू नो बना डाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार के वकील यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जनता का हक ही नहीं है, जनता की औकात ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए इस एपिसोड में हम यही कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में नीचे से ऊपर तक फैक्ट बेस्ड सिंप्लीफाइड तरीके से जानकारी दें और यह समझाने की कोशिश करें कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों अभी सुनवाई कर रही है। तो आज के देशभक्त के डीप डाइव एपिसोड में इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअली हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी, और इसके बाद इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई इंट्रोडक्शन के बाद। क्या सिर्फ बीजेपी सरकार को ही इन इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना लगाव है या दूसरी पार्टीज का भी अफेयर चल रहा है इसके साथ, और क्यों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस मैटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है। 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली सदन में आते हैं और फाइनेंस एक्ट के अंदर बड़े बड़े अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्थापना होती है। इन अमेंडमेंट्स को समझने के लिए हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। सोच लीजिए, चिंटू फ्रॉम चंडीगढ़ एक आम नागरिक है, उसे अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने हैं, पर वो नहीं चाहता है, चिंटू नहीं चाहता है कि किसी को पता चले कि उसने पैसे दिए हैं। इसीलिए या तो वो 2,000 रुपए से नीचे डोनेशन कर सकता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, चंदा दे सकता है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है फॉर हायर डिनोमिनेशन। आरबीआई एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का करेंसी नोट ही है जो सिर्फ चिंटू और पॉलिटिकल पार्टी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंटू अपने पैसे लेकर एसबीआई जाएगा, बोलेगा कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने हैं। ये बॉन्ड्स अलग अलग डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होते हैं, जो शुरुआत तो करते हैं ₹1000 से और जाते हैं ₹1 करोड़ तक एक बॉन्ड के लिए। चिंटू के ऊपर कोई भी लगाम नहीं है, वो चाहे कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना चाहे खरीद सकता है, 10,000 करोड़ रुपए के भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। चिंटू अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कराएगा और उसे अपने पैसों के बदले में एक इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां बस 2 चीजें लिखी रहती हैं कि बॉन्ड को खरीदा किस डेट पर गया था और इस बॉन्ड की वैल्यू क्या है। अब आप 100 रुपए का नोट भी देख लो, इसमें भी ये 2 चीजें लिखी होती हैं कि भाई जिस साल आरबीआई ने नोट को इशू किया था और नोट की वैल्यू कितनी है। लेकिन एक और चीज होती है नोट पर, और वो है एक यूनिक कोड। ये ऐसे ही गिब्रिश नंबर नहीं है, इससे आरबीआई नोट का हिसाब रख सकती है, उसे ट्रैक कर सकती है। बहुत सारे डिटेल्स इसी नंबर के थ्रू मिल जाते हैं आरबीआई को। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी एक हिडन यूनिक कोड होता है जिससे एसबीआई इस बॉन्ड का हिसाब रखती है। वैसे इसकी तो अपने आप में एक कहानी है कि जो एसबीआई को कंट्रोल करता है, जिसका दबदबा है आरबीआई पर, वो आराम से ये पता लगा सकता है इस कोड के थ्रू कि बॉन्ड्स किसने खरीदे, कितने के खरीदे और किसको दिए। तो ये कोई सीक्रेटिव बॉन्ड है नहीं। खैर, वो अपने आप में एक स्टोरी है, अभी डाइवर्ज नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट पर ही फोकस रखते हैं। नॉर्मल नोट
और इलेक्टोरल बॉन्ड में बस फर्क इतना होता है कि नॉर्मल नोट को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी के साथ भी। पर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने के 15 दिन बाद तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके बदले में कैश सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही ले सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको किया गया था। पर हर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे भी नहीं दिए जा सकते। यह सिर्फ उन्हीं पार्टीज के लिए उपलब्ध है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत लीगली रजिस्टर्ड हो और जिन्हें पिछले इलेक्शन में कम से कम 1% वोट शेयर उन्हें मिला हो। अब यह सवाल आता है कि इतने इलेबोरेट सिस्टम की जरूरत क्या है? अरे सीधे सीधे पैसा दे दो ना पॉलिटिकल पार्टी में, काम खत्म करो। अच्छा ठीक है, कैश की बोरियां पहले आती थी वो मत दो, डिजिटल इंडिया तो है, यूपीआई से पेमेंट कर दो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सरकार ने खुद ही एक्चुअली यही कहा था। उन्होंने ये बेसिकली कहा था कि पॉलिटिकल फंडिंग से ब्लैक मनी हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है। तो उनके मुताबिक अगर ये लेन देन का काम हम डिजिटाइज कर दें तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक जैसे उन्होंने नॉर्मल करेंसी में भी तो किया था, यूपीआई तो लाए थे ना। पर इस लॉजिक में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि असलियत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स चलते भ्रष्टाचार सीमाएं तोड़ रही हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। यही है असली मास्टर स्ट्रोक की ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सिस्टम और भी ज्यादा ओपेक हो गया है, वन साइडेड हो गया है। समझाता हूं कैसे। मेन प्रॉब्लम यह है कि बॉन्ड्स किसने खरीदा, बॉन्ड से पैसे किसको मिला, यह कोई पता नहीं लगा सकता है सिवाय एसबीआई के, क्योंकि बॉन्ड्स की खरीदी और बिक्री सिर्फ वही कर रही है। चिंटू लेकिन अगर चाहे तो वो जाकर पार्टी को बता सकता है कि उसने किस डेट पर कितने बॉन्ड्स खरीदे और किसको दिए। अब ये बात सिर्फ पार्टी, चिंटू और एसबीआई को मालूम चलेगा, पब्लिक को तब भी कुछ नहीं मालूम है कौन लेन देन कर रहा है। अब आपस में अंडरस्टैंडिंग अगर चिंटू और पार्टी कर ले, अब सोचिए चिंटू एक आम इंसान है ही नहीं, अरे ये बहुत बड़ा पूंजीपति है सोच लीजिए, या वो एक बहुत बड़ा माइनिंग कंपनी है, चिंटू एंड चोमू प्राइवेट लिमिटेड समझ लेते हैं। अब कंपनीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ही तो पैसे दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब ये आंकड़ा देखिए, 95% ऑफ टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आज तक मार्केट में आई हैं वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स हैं। अब आप ही बताओ किस देश में, जिस देश में 80 करोड़ लोग, देश की आधी जनसंख्या, मुफ्त में उनको राशन देना पड़ रहा है, उनको सस्टेन करना पड़ रहा है, वो 1 करोड़ के डोनेशन कौन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को? आम इंसान तो नहीं दे रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे देशभक्त पर हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ मेंबरशिप से काम चल जाए, लेकिन 200 रुपए की मेंबरशिप लेने से पहले पेट्रियन पर और यूट्यूब पर लोग 100 बार सोचते हैं। तो ये हजार करोड़ के ये जो पॉलिटिकल ये जो आ रहे हैं डोनेशंस, ये कौन दे रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। अच्छा एक और आंकड़ा देखते हैं। 2018 और 2022 के दौरान कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज का आंकड़ा 743% बढ़ा है। 743%, यानी गांधी और भगत सिंह के देश में बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े पार्टीज को बड़ा बड़ा पैसा दे रहे हैं और सब इंस्टीट्यूशंस तमाशा देख रहे हैं। और इस तमाशे को अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को लीगल बना दिया था कुछ अहम कानूनी अमेंडमेंट्स के जरिए। तो जो कुछ भी हो रहा है बाय द वे सब लीगल है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अभी छानबीन कर रही है, लेकिन अभी लीगल है। इनकम टैक्स एक्ट, जिसके सेक्शन 13A को अमेंड किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक और लेयर ऑफ एनोनिमिटी लाया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसों का हिसाब रखना किसी भी पार्टी के लिए मैंडेटरी नहीं है, चाहे वो कितना भी रकम हो, हजारों करोड़ रुपए रकम हो, मुझे कोई अकाउंटिंग एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। कंपनीज एक्ट, पहले कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स, मुनाफे से 7.5% तक ही डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। तो एक कैपिंग हुआ करती थी, पर उन्हें अपने बैलेंस शीट में यह मेंटेन भी करना होता, दिखाना पड़ता था कि कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है। अब इस अमेंडमेंट के बाद ना तो यह 7.5% वाली डोनेशन कैप है और ना ही कंपनीज को बताने की जरूरत है कि उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। बस यह बताना है कि टोटल में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब सोचो, चिंटू एंड चोमू प्राइवेट लिमिटेड को फुल प्रोत्साहन मिल गया कि वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के किसी भी पार्टी को पैसा दे, और ऊपर से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 GGB के तहत टैक्स एग्जेम्पशन, नो पैसा नो टैक्स, मास्टर स्ट्रोक। एक और लूप होल बताता हूं। बीजेपी सरकार ने 2018 में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रजिस्ट्रेशन एक्ट या FCRA को भी अमेंड किया। इससे हुआ यह कि फॉरेन कंपनीज का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया।
इस अमेंडमेंट से पहले फॉरेन कंपनीज को अगर चंदा देना होता किसी इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को, तो उन्हें इंडिया में कम से कम उनका एक सब्सिडरी होना जरूरी था, जिसका आधा कैपिटल, आधा रेवेन्यू या आधे एसेट्स या शेयर होल्डिंग इंडिया में होता। तो कम से कम कहीं ना कहीं इंडिया का पैसा इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में आ रहा है। अब इस अमेंडमेंट के बाद यह सब बदल गया है, क्योंकि 2014 से पहले मिली फॉरेन फंडिंग भी फॉरेन कंपनीज लाइक वेदांता, डाउ केमिकल्स या स्विट्जरलैंड बेस्ड मुंडी फार्मा, ये सब लीगल हो गया है। अब कांग्रेस भी इसमें फंसने वाली थी, तो कांग्रेस ने भी कहा हाँ पैसे आने दो, एफसीआरए अमेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सोचो हुआ ये कि चिंटू एंड चोमू प्राइवेट लिमिटेड को कोई असल की कंपनी की जरूरत ही नहीं है इंडिया में। वो कोई भी फॉरेन कंपनी का एक शेल कंपनी हो सकता है, बेनामी कंपनी हो सकता है। शेल कंपनी यानी जो कंपनी एक्चुअल में कोई धंधा ना भी हो, उसका रेवेन्यू ना भी हो, बस वो एक पैसों को पार्क करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए एक कंपनी है, शेल। और कंपनीज एक्ट के बदलाव के कारण इस कंपनी को कोई लिमिट नहीं है अब वो कि कितना पैसा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में डाल सके। हाइपोथेटिकली आईएसआई हो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हो, इंडिया का कोई दुश्मन हो, वो इंडिया में एक शेल कंपनी खोल सकता है और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है, और ये लीगली ओके भी होगा जब तक न ईडी इन्वेस्टिगेट करे। या फिर देसी पूंजीपति का एग्जांपल ले लेते हैं। वो अपना हार्ड अर्न्ड पैसा पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब तक ना उन्हें भारी रिटर्न्स, आई मीन भारी कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिले। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी एक फुल सिस्टम बन गया है। उनकी माने तो इस सिस्टम में बॉन्ड इकट्ठा करने वाले लोग बन गए हैं, एग्रीगेटर्स। उनके पास एक नेटवर्क होता है जो असल केवाईसी अकाउंट्स होते हैं। अब जिसको जो भी अपना ब्लैक मनी को, क्रिमिनल मनी को घुसाना होता है, सिस्टम में वाइट करना होता है, इन एग्रीगेटर्स के पास जाते हैं। ब्लैक मनी बन जाता है व्हाइट मनी विद द हेल्प ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना कुछ कैसे बदल गया मोदी सरकार में? अरे श्योरली उन्होंने कुछ तो कंसल्टेशन किया होगा, अमेंडमेंट्स लाने से पहले कुछ तो डिस्कशन हुई होगी। आइए वो भी देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रपोजल को सदन में लाने से पहले सरकार को आरबीआई की मंजूरी उसकी दरकार थी। तो महज 5 दिन पहले गवर्नमेंट ने आरबीआई को 5 लाइन का एक ईमेल लिखा इलेक्टोरल बॉन्ड प्रपोजल को समझाते हुए। आरबीआई एकदम हकबग्गा, जल्दी में उन्होंने बीजेपी सरकार को वापस लेटर लिखा कि भाई ये जो प्रपोजल है हम इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेटर पर लेटर लिखा, कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट और हमारी बैंकिंग सिस्टम को ये अंडरमाइन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसका पोटेंशियल मिसयूज भी हो सकता है। सरकार ने आरबीआई के इन कंसर्न्स को कहा, देखो भाई अब तो बहुत लेट हो गया है, अब विकास में हम देरी तो नहीं कर सकते हैं। और यह भी कहा कि शायद आपको ना हमारी बात अच्छे से समझ में नहीं आई, जैसा कि नोटबंदी भी नहीं समझ में आया था 1 साल पहले उससे। सदन में भी इस बिल को एक मनी बिल की तरह लाया गया, जिससे डिस्कशन की ज्यादा दरकार है नहीं। राज्यसभा को कंप्लीटली बाईपास कर दिया गया। लोकसभा में भी बैठे एमपीज को लास्ट मिनट तक भी इस बिल की पूरी जानकारी ही नहीं थी, ताकि इस पर कोई डिबेट ना हो पाए। अरे यार क्या बात कर रहे हो, आज अमृतकाल में आप सवाल जवाब का सिलसिला करोगे या विकास करोगे? इलेक्शन कमीशन तक ने भी इस बिल की 2019 तक काफी तरीके से इस पे आपत्ति जताई हुई है। सरकार ने बार बार सफेद झूठ बोला कि ईसी ने कोई कंसर्न इसके बारे में नहीं जताई है। आखिर में आरटीआई इंक्वायरी के बाद पता चला कि नहीं, यहां गलतियां हैं, गलतियां मानी भी गई हैं, पर सिर्फ गलतियां मानी गई, ईसी ने भी इस इशू को कोई एड्रेस नहीं किया। सरकार का ये पूरा वेब ऑफ लाइज, ये एक्सक्यूजेस, ये एक्सपोज भी नहीं होता अगर कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की होती। और एसबीआई सेंट्रल सरकार की कठपुतली है, ये तो सबको ही पता है। एसबीआई ने आरटीआई क्वेरीज में भी झूठ बोला था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा रिलीज नहीं किया था, बीजेपी की इलेक्शन से पहले एक्सपायर्ड बॉन्ड्स को जारी किया था, स्पेशल विंडोज बनाई थी बीजेपी के इलेक्शन से पहले जिससे वो पैसा उठा पाए, और यूनिक कोड के डिटेल्स केंद्र सरकार के साथ चुपके चुपके शेयर किए। ये काफी संगीन एलिगेशंस हैं, यानी केंद्र सरकार को सब पता था कि कौन किसको पैसा दे रहा है, पर किसी और को कभी भी नहीं पता चलेगा कि किस चिंटू ने, किस माइनिंग कंपनी ने पैसे दिए सरकार को। और यही होता है डेमोक्रेसी का गला घोटना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस सिस्टम को सिलेक्टिवली कॉन्फिडेंशियल बताया है। सरकार के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कॉन्फिडेंशियल है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2018 में लागू हुआ था। जो राउंड ऑफ कलेक्शन था ना, जो पहला राउंड ऑफ कलेक्शन था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, उसमें बीजेपी को
95% पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा सिर्फ बीजेपी को मिला। अगर आप 2019-2020 की बात करें तो बीजेपी को 2500 करोड़ रुपए के आसपास बॉन्ड्स मिले, और वही नंबर 2 पायदान पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिर्फ 300 करोड़ के आसपास। अगर आप 2018 से 2021 के नंबर्स देखें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, माने करीबन टोटल अगर आप लगा लीजिए तो 14,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसमें बीजेपी को 60% मिला है, कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा। और अगर आप बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिला लें जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए एलिजिबल है, तो बीजेपी को उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा मिला है। हो सकता है लोगों को पार्टी इतनी पसंद हो कि भैया भर भर के डोनेशन आ रहा है, लेकिन ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं जिससे आप भी समझ जाएं कि पैसे का पड़ला किसका भारी है और किसका हल्का है, और हमारे डेमोक्रेसी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। 3 दिन की सुनवाई के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी अपना जजमेंट नहीं दिया है इस मैटर पर। इलेक्शन कमीशन को फंडिंग के राज जानने के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी जो आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन यह समझने के लिए कि ये जो पैसा मिल रहा है उसका हो क्या रहा है, इन पैसों का किस किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने खत्म, टाटा गुड बाय कर दिया है। देखिए, अब अगर बड़े बड़े पूंजीपति करोड़ों रुपए देंगे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसके सामने कोई इंडिपेंडेंट या छोटे पार्टी का ईमानदार आदमी कैसे खड़ा हो सकता है। इलेक्शन में पैसे की दरकार होती है, पैसे का बहुत बड़ा रोल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। छोटी रीजनल पार्टीज को भी कोई ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, 60% तो बीजेपी ही ले गई। बाकी जो पार्टीज हैं स्टेट लेवल पर, उनके पास भी कोई पावर नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, चिंटू एंड चोमू प्राइवेट लिमिटेड किसी पार्टी को अगर खरबों रुपए देंगे तभी तो फिर उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अगर थोड़ी बहुत जंगल काट के आदिवासी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करके पोल्यूशन फैला के पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो वो देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्विड प्रो क्यो इसी को कहते हैं, पैसा दो फेवर्स लो। प्रशांत भूषण का दावा यह है कि वेदांता, जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी है, उसने पिछले 5 सालों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को 450 करोड़ रुपए दिए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके बदले में उस कंपनी को गोवा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, फेवरेबल लॉज पास किए गए हैं और रेगुलेशंस को ढीले कर दिए गए हैं। वेदांता फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया में प्रॉक्सी कंपनी, शेल कंपनीज के थ्रू ऑपरेट कर रही है, यानी बड़ी फॉरेन माइनिंग कंपनी इंडिया में बेनामी कंपनी खोल के अपने मुताबिक सरकार को पॉलिसी चेंज कर सकती है। हम डेमोक्रेसी में नहीं, कंपनी राज में चल रहे हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बीजेपी सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल को पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया और माइंस एंड मिनरल्स बिल को कॉर्पोरेट माइनिंग के अनुकूल अमेंड कर दिया। हो सकता है कि बीजेपी को लगता है आदिवासी एम्पावरमेंट के लिए यह सब अच्छे स्टेप हैं, या हो सकता है कि हमारे लोकतंत्र में मोहब्बत की दुकान खुली हो या ना खुली हो, पॉलिसी की बाजार जरूर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने पब्लिक में तो कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो बहिष्कार करते हैं, ये सिस्टम ओपेक है, स्कैम है, करप्शन हो सकता है इस सिस्टम पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की असल दिक्कत यह है कि बीजेपी को उससे 6 गुना ज्यादा पैसा मिल गया है। बीजेपी को अगर 5200 करोड़ मिले हैं तो कांग्रेस को 900 करोड़ ही मिला है। कितना अनफेयर है ना कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का कहना है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हटा देगी, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। 2016 और फिर 2018 में एफसीआरए के अमेंडमेंट्स जो बीजेपी सरकार लाई थी, उसमें कांग्रेस ने फुल सपोर्ट किया था, क्योंकि हाईकोर्ट के 2014 वाले केस में दोनों कांग्रेस और बीजेपी गिल्टी पाए गए थे फॉरेन फंडिंग केस में। 2004 से 2015 के बीच में कांग्रेस ने भी 3000 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेज से लिए थे। तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि भैया देखो, पैसा तो सबको चाहिए, फ्लो नहीं रुकना चाहिए। हमाम में सब भूखे हैं, सबको चाहिए पैसा, लेकिन कम से कम आपको सच्चाई जानने का तो हक है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो जिसका पैसा उसकी पॉलिसी वाला सिस्टम चल रहा है। फार्म लॉज, लेबर लॉज देख लीजिए, उनमें लाए गए बदलाव, माइनिंग कंपनी जंगल काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, मगर आप ऑड इवन करिएगा, आप फाइन भरिएगा। पॉलिटिक्स अब सीईओ के मीटिंग रूम से, पूंजीपति के इशारों से चल रही है। डेमोक्रेसी नहीं, पूंजीकृषि चल रही है भाई साहब। यहां हम लीगलाइज्ड करप्शन की यहां बात कर रहे हैं। पता नहीं अन्ना हजारे आजकल कहां चले गए हैं। पिछले 9 सालों में उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है, क्योंकि शायद अब लोकपाल की जरूरत नहीं है। अब तक यह नहीं लेकिन हमें पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इसके बावजूद 14,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है भाई साहब, और सब देखते रह गए।
यह आंकड़ा इस साल और बढ़ेगा, क्योंकि एज वी स्पीक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री अभी भी जारी है, क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शंस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन छप्पनेश्वर के सामने किसकी चली है? इसीलिए यह आने वाला सुप्रीम कोर्ट जजमेंट काफी अहम है, क्योंकि इससे तय होगा कि हिंदुस्तान की सरकार आम नागरिक के वोट से चलेगी या चिंटू एंड चोमू प्राइवेट लिमिटेड के नोट से।